दोस्तों नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। और हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एमसीक्यू देख रहे थे, वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से समाप्त हुआ था। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के मैं 5 सेकंड आप लोगों को दूंगा अपने उत्तर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में जो लाइव कमेंट चल रहा है उसमें आप कमेंट अपने उत्तर करते रहें और देखते रहें कि आप सही हैं या फिर गलत हैं। जब तक लाइव में नहीं आता, लाइव में और ज़्यादा सही से होगा। संभवतः परसों से हम लाइव करेंगे रात वाली क्लास। मानव पर्यावरण संबंध एक कैसी संकल्पना है? ऋणात्मक है या धनात्मक है या संज्ञानात्मक है या फिर सभी? पूछा हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर है धनात्मक। ठीक है, आयोग ने भी धनात्मक ही माना है। धनात्मक संबंध है, धनात्मक संकल्पना है। ठीक है ना। मानव प्रकृति का एक घटक भी है, महत्वपूर्ण घटक भी, और एक महत्वपूर्ण कारक भी है। कारक क्यों? क्योंकि प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन लाता है, लेकिन प्रकृति ही सब कुछ संचालित करती है, जैसे कि अभी संचालित कर रही है। जब असंतुलित करता है तो किसी न किसी भांति भूकंप या अन्य बाढ़ वगैरह के माध्यम से, ठीक है, किसी न किसी आपदा के माध्यम से, जैसे इस समय एक महामारी फैली है, उसके माध्यम से संतुलित करने का प्रयास करती है, पर्यावरण में संतुलन बनाने का कार्य करती है। तो एक धनात्मक संकल्पना है, ये ऋणात्मक या संज्ञानात्मक नहीं है। डी इसका उत्तर होगा। रेड डाटा बुक कई बार मैं बता चुका हूँ, इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं। कुल 9 श्रेणियाँ होती हैं, तो उसमें विलुप्त प्राय होते हैं, विलुप्त होते हैं, सुभेद भी होते हैं, आपत्तिग्रस्त या संकटग्रस्त भी होते हैं। तो कुल 9 श्रेणियाँ होती हैं जिसको IUCN जारी करता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 नहीं, 1963 में हुई थी। ठीक है ना। किसकी? रेड डाटा बुक की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक, 1963-64 बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रकाशित कब से होता है अगर पूछेगा तो 1969 से। प्रकाशन का वर्ष अलग है, स्थापना का वर्ष अलग है। ठीक है, तो ये तालिका कब स्थापित हुई? इस तालिका की स्थापना IUCN के द्वारा तो 1963 में, 1963-64 में। और यह कब से बनने लगी, कब से जारी होने लगी? तो 1969 से। ठीक, अब मेरा प्रश्न है, कई बार मैं बता चुका हूँ, IUCN का मुख्यालय तो मैंने बताया आपको ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए मुझे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है या नहीं है, ये हमको आप बताइए। ठीक है, तो ये 9 श्रेणियां हैं। 9 श्रेणियों को चाहे तो आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। विलुप्त अर्थात जो विलुप्त हो चुके हों, वन में विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, सुभेद्य या अति संवेदनशील, संकट के निकट या संकटासन्न या आपत्तिग्रस्त, संकट मुक्त या कम चिंतनीय, आंकड़ों का अभाव या पूर्ण आंकड़ा जिनके बारे में, और 9वां अनाकलित या अमूल्यांकित। तो इनमें से कोई भी आए, आपको पता होना चाहिए कि 9 श्रेणियां हैं रेड डाटा सूची में। अगला प्रश्न है, बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं। बाढ़ आती है, समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोई, अब आपके सामने ऑप्शन है, उत्तर आप बताइए हमें। आपको मैं बता दूं कि जल की आवश्यकता के आधार पर 3 प्रकार के पौधे होते हैं। कौन कौन? जलोद्भिद, समोद्भिद और मरुद्भिद। जलोद्भिद कौन होते हैं? जिनको बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, जो जल में ही उगते हैं, बहुत ज़्यादा जल या जहाँ रहता है वहीं पर। समोद्भिद जहाँ सामान्य जल होता है, जैसे आपके सामान्यतः आप पेड़ वगैरह देखते हैं, पौधे देखते हैं, समोद्भिद होते हैं। ठीक है, जल की सामान्य मात्रा की आवश्यकता होती है। और तीसरे है मरुद्भिद। इनका ऐसा विन्यास होता है कि इनको बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, या फिर उल्टा कह सकते हैं कि जहाँ पर जल बहुत कम पाया जाता है वहाँ पर ऐसे पौधों का विकास होता है। तो ये पूछ रहा है समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि बाढ़ आने के बाद। तो मूल में श्वसन जो है रुक जाता है, इसका उत्तर होगा। ठीक है, श्वसन रुक जाता है इनका, बी उत्तर होगा। बाढ़ के पानी से मृदा के सूक्ष्म छिद्र ढक जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण मूल में श्वसन रुक जाता है, अर्थात जड़ में श्वसन रुक जाता है, जिससे समोद्भिद पौधे मर जाते हैं। जलोद्भिद पौधों का ऐसा विन्यास होता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी होते हुए भी
जो ऑक्सीजन की मात्रा बाधित नहीं होती है, पर्याप्त श्वसन हो जाता है। ऐसा उनका विन्यास होता है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी का अर्थ क्या है? ग्रेड सी स्तर का अर्थ क्या है जल के संदर्भ में? आशा है आप उत्तर दे चुके होंगे। तो इसका उत्तर होगा सी, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। औसत दर्जे का प्रदूषित जल अर्थात अत्यंत प्रदूषित नहीं है, इसको सही किया जा सकता है, पीने योग्य बनाया जा सकता है। सी इसका उत्तर होगा। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। यहाँ सी स्तर का अर्थ औसत दर्जे का प्रदूषित जल है, जिसे परंपरागत उपचार के बाद पीने योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में दिल्ली सहित कई शहरों में जल आपूर्ति में प्रयुक्त जल का अधिकांश भाग यमुना नदी का शुद्धिकरण किया हुआ जल ही होता है। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ था जिनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन किया जा सकता है, या फिर जैविक क्रियाओं द्वारा जिनका अपघटन किया जा सकता है, जिनको तोड़ा जा सकता है सरल पदार्थों में? तो इनमें कौन सा है? कोई नहीं है, ठीक है ना। डी इसका उत्तर होगा। जैव अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जैविक रूप से सरलतापूर्वक नष्ट किया जा सकता है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। प्लास्टिक, लोहा, शीशा इत्यादि पदार्थ अक्षयकारी प्रदूषक हैं, ठीक है। अक्षयकारी अर्थात इनका जैविक क्रियाओं से, सामान्य क्रियाओं से सरलता से अपक्षय नहीं हो सकता है, अपघटन नहीं हो सकता है, जो कि जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, या इनकी विघटन की क्रिया बहुत ही क्षीण, बहुत कम होती है, अतः ये वातावरण में एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं। अगला है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। देखिए, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट ने, लेकिन बाद में इस आंदोलन को बहुत आगे तक, उच्च स्तर तक ले आने में कार्य किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो बी इसका उत्तर होगा। ओके, बी इसका उत्तर होगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। पूछा भी है। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन का आधार भूमि बनी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। पर्यावरण अध्ययन, ये बीईओ के लिए स्पेशल मैं 1-2 क्वेश्चन डेली डालूंगा। तो पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मानता है? ये पूछ भी सकता है पीसीएस में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछा ही है कई बार। समाजशास्त्र से प्रश्न उठा दिए हैं, मार्क्स वगैरह से, यूपीएससी तक में पूछ लिया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में पूछ लिया था एक बार। पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मानता है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि या प्रदर्शन विधि? तो विज्ञान प्रदर्शन पे और किस पर आधारित है? प्रयोगशाला अर्थात प्रयोग पे आधारित है। तो प्रदर्शन विधि वैज्ञानिक विधि है, तो ये प्रदर्शन विधि इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो उत्तर तक पहुंच जाएंगे, भले ही आपको प्रश्न मालूम ना हो। विज्ञान में क्या होता है? अवलोकन होता है, निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, और क्या होता है? प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्रदर्शन विधि सबसे एक्यूरेट आपको लगेगा अगर आप विज्ञान के बारे में जानेंगे तो। प्रदर्शन विधि पर्यावरण अध्ययन की वैज्ञानिक विधि प्रयोग प्रदर्शन विधि है। प्राथमिक स्तर के बालकों को भौतिक एवं जैविक पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठों के अंतर्गत आए प्रयोग प्रदर्शन को स्वयं करके बच्चों को दिखाना है। देखिए, आपको एक बात बताऊं मैं, क्विज का महत्व यही है कि आपको क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका आ जाएगा। पढ़ता हर कोई है, अगर मैं चाहूँ तो आपको दुनिया भर की किताबें, ठीक है, दुनिया भर की जितनी किताबें हैं, पीडीएफ इतने ज़्यादा हैं इस समय नेट पे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब एकदम फोटो खींचा हुआ। भले ही कोई इसमें नाम लिख दिया हो, आप कहें तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता, लेकिन वो निरर्थक हैं, आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। अरे सामने किताब रखी रहती है आपकी मेज पे, आपके रैक में, वो तो पढ़ नहीं पाते हैं। संभव है कि आप कभी पीडीएफ पढ़ पाएँ पूरे? तो केवल जरूरी चीज़ें और क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका, और आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है
उसका अध्ययन, और मैं जो PDF पेड ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं या कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं वहाँ की नोट जो आप बना रहे हैं, ठीक है, या हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं, तो हमारे पेड ग्रुप वालों को मैं अभी यहाँ से बता दूँ, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। आपको जो मैं पेड ग्रुप में दे रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। उसके उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा पुस्तक में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी पुस्तक हो, वो कोई भी हो पुस्तक, ऑथेंटिक पुस्तक होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूंगा। थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लेंगे, वो भी करने की आवश्यकता नहीं, वीडियोस देखते रहिए हमारे। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मिल गया होगा आपका। तो ए इसका उत्तर है, सुसु के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इलाहाबाद वगैरह में उसको सुइस वगैरह कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो ठीक मिलता जुलता नाम बिहार में भी है उसका, सुसु के नाम से इसको जानते हैं। ए इसका उत्तर है। कौन सा टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? अब देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखने में तो सरल है लेकिन कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि अक्सर आप बंगाल टाइगर सुनते होंगे, तो तुरंत आपके माइंड एक एक देखिए यहाँ पे दो दिमाग काम करेगा। एक कि अरे मध्य प्रदेश, जिनको ये मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, तो वो कहेंगे अरे यार मध्य प्रदेश होना चाहिए क्योंकि यहाँ बाघ सबसे ज़्यादा है, टाइगर सबसे ज़्यादा है। दूसरे को लगेगा पश्चिम बंगाल होना चाहिए क्योंकि बंगाल टाइगर बोलते हैं, बंगाल टाइगर फेमस है। अब यहीं पर आप उलझ जाएंगे, प्रश्न गलत होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए हमेशा क्लियर कट रही है, टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश जाना जाता है। हालांकि अब कर्नाटक मध्य प्रदेश को कड़ी टक्कर दे रहा है और बहुत जल्द इसका तमगा कर्नाटक छीन लेगा। बाघ परियोजना भारत सरकार ने 1973 में शुरू की थी, ठीक है ना। उसके बाद से अब तक 50 से अधिक जो बाघ अभ्यारण्य हैं वो बनाए जा चुके हैं भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए है कहाँ ये। वुलर झील जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है ही। रुद्रसागर झील ये त्रिपुरा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना भी इसको बोलते हैं, ये कहाँ है? राजस्थान में है। राजसमंद झील ये भी राजस्थान में है। तो इनमें से कौन रामसर घोषणा सूची में नहीं शामिल है? आपको बता दूं कि इसका उत्तर होगा राजसमंद झील, ठीक है। राजसमंद नहीं है बल्कि राजस्थान का एक और जो क्षेत्र है वो है सांभर झील, ठीक है। राजसमंद नहीं है, सांभर झील है वो। तो डी इसका उत्तर होगा, बाकी तीनों हैं, सूची में हैं। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर चाहे तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा, ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।